कान में पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। नगाड़े बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, तलवारों की झनकार से दिल दहल रहे थे, घायल रो रहे थे। चारों तरफ शोर ही शोर था। कोई किसी को पूछने वाला न था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। जिधर देखिए खून ही खून, खोपड़ियां लुक रही थी। कटी गर्दनों, भुजाओं और टोंगों की कोई गिनती न थी। चारों ओर बस लाशें ही लाशें थीं। जमीन पर पड़ी और खून में लथपथ लाशें। EZI 6। अचानक विजय की दुदुभी बज उठी। सम्राट अशोक की जय जयकार होने लगी। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था। परंतु कितनी महंगी पड़ी थी यह जीत। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। अशोक ने युद्ध में मारे गए सिपाहियों को देखा, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी तलवार न उठाऊंगा। उन्होंने लोगों के मन को प्रेम से जीता। ये हृदय द्वारा हृदय की जीत थी। यह विजय स्थायी थी। ये प्रेम और शांति की नीति थी। प्रेम के द्वारा उसने इतने बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस नीति ने भारत को विश्व में बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। इसी कारण अशोक को महान कहा जाता है। कहा अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझने लगे। वह दीन दुखियों, वृद्धों और दिव्यांगों का मुद रखते और सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। वह पशुओं पर दया करते थे। राज्य के अधिकारियों को आदेश थे कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। अशोक बौद्ध थे, परंतु वह सभी धर्मों का आदर करते थे। वह सदाचार की शिक्षा देते थे। यही उनका धर्म था जिसमें मन की पवित्रता थी, सदाचार था, वाणी की मृदुता थी, हंसी खुशी रहने की बात थी, दयालुता का व्यवहार था, क्रोध से दूर रहने की सीख थी, घमंड की मनाही थी और ईर्ष्या से बचाव था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करते थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने साम्राज्य के सुदूर भागों में प्रचारक भेजे। इसके अतिरिक्त महान व्यक्तित्व 6। 41। विक्रमादित्य स्वयं कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। गुप्त काल में कला के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणारी उपाधियों का प्रयोग किया गया है। ये एक पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। वे सचमुच गुप्त साम्राज्य के निर्माता थे। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों की याद दिलाती है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। वह 6 वर्ष तक भारत में रहा। फाहियान ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके विवरण के अनुसार उस समय देश का शासनकाल अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली जीवन बिता रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धार्मिक औषधालयों और यात्रियों के लिए निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। वे विष्णु के उपासक थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को भी प्रश्रय दिया। उस समय भारत के लोग धनी, धर्मात्मा और विद्या प्रेमी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्यायप्रियता की अनेक कहानियां आज भी सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। जिस विक्रमादित्य की न्याय नीति, उदारता, शौर्य और पराक्रम के बारे में बड़ी संख्या में किंवदंतियां प्रचलित हैं, वह शायद हमारे यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही चलाया था। भारत का सांस्कृतिक विकास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था।
इसके साथ ही इस युग के साहित्य में देश की समृद्धि के संकेत मिलते हैं। इस तरह अपने पराक्रम, सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग तथा कला प्रेम के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक महान युग की महान संस्कृति के विकास और समृद्धि में स्मरणीय योगदान दिया। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है और गुप्त वंश का शासनकाल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसी तरह का इतिहास सुनने और देखने के लिए आप हमारे जय माता दी दुर्गापुर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप आसानी से हमारी वीडियो को देख सकें।